हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जोरों शोरों से पढ़ाई करने में लगे होंगे, क्योंकि जल्द ही आने वाले हैं एग्जाम्स, राइट? तो फटाफट हमें भी अपना सिलेबस जो है कवर करना है, राइट? देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम, और आप और मैं यहाँ मिलकर सीखते हैं केमिस्ट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, राइट? आज देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हम चैप्टर शुरू कर चुके थे। कौन सा? चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th का आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस 5 लेक्चर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, राइट? जैसे कि हमने सीखा कि मैटर जो है वो प्योर हो सकता है या फिर मिक्सचर हो सकता है। देन हमने 2 क्लासेस ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ी, जिसमें थी पहली एलिमेंट्स और दूसरी कंपाउंड्स, राइट? उसके बाद हमने देखे क्या क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। उसमें क्या सीखा था? मिक्सचर 2 टाइप का होता है। पहला होता है क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, राइट? जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था पानी में नमक घोले या फिर पानी में चीनी घोले, क्या बनता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, राइट? देन हमने देखा था क्या? सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर, वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। हमें देखकर भी पता चलता है कि इसके अंदर 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्लास में पानी लेकर उसमें मिक्स करते हैं सैंड या फिर सॉइल, तब क्या होगा? हम अगर किसी के भी सामने उसे ले जाएंगे तो हर कोई देखते ही बता देगा कि इसके अंदर सॉइल और वाटर प्रेजेंट है, यानी कि वो क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन फॉर्म नहीं करता है। उसके बाद हमने 3 तरीके के अलग अलग मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था जिनके स्पेशल नेम होते हैं। वो क्या थे? वो थे बच्चे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और थर्ड कैटेगरी है कोलॉइड्स, राइट? सॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है। एक कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, राइट? सॉल्यूट क्या होता है? जो कंपोनेंट जाकर दूसरे में घुलेगा, डिसॉल्व होगा, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होगा? जो कंपोनेंट अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को घोलेगा, डिसॉल्व करेगा, उसे हम कहेंगे कि वो सॉल्वेंट है। अगर सॉल्ट इन वाटर की बात करते हैं तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आपका सॉल्यूट है, राइट? वहीं वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है। और एक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा क्या होगा? सॉल्यूट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट होता है हाई क्वांटिटी या हाई अमाउंट में प्रेजेंट, ठीक है? और सॉल्यूशन किस तरीके का मिक्सचर है? व्हाट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर? वो है होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी कैसी कॉम्पोजिशन होगी? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ओके? सेकेंड हम आए किस पे? सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में क्या है? सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स जो हैं एक कंपोनेंट के
वो दूसरे में सस्पेंड होंगे। सस्पेंडेड इन अदर कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सस्पेंशन में सॉइल इन वाटर। सॉइल को वाटर में डाल दिया, क्या बनेगा, एक सस्पेंशन बन जाएगा, राइट। कोलॉइड्स, कोलॉइड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ dispersed phase are dispersed in the dispersing medium। ठीक है, ये होता है क्या, कोलॉइड के अंदर। अब जो ये दोनों ही हैं, कौन, सस्पेंशन भी और कोलॉइड भी, ये किस तरीके के मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो करते हैं लाइट को स्कैटर्ड और क्या करते हैं, विजिबल बना देते हैं उस लाइट के पाथ को। अब जब हम देखते हैं इन केस ऑफ सॉल्यूशन, हमने एक सॉल्यूशन लिया और टॉर्च से लाइट पास की उसके थ्रू, तब हमें क्या दिखता है, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन केस ऑफ सॉल्यूशन। क्यों ऐसा होता है, क्यों सॉल्यूशन स्कैटर नहीं कर रहा लाइट को, बिकॉज इन केस ऑफ सॉल्यूशन द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, जिस वजह से वो इस कैपेबल नहीं है कि वो स्कैटरिंग कर पाए लाइट की। देन आते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज है लार्ज इनफ, काफी बड़ा है, क्योंकि नेक्ड आइज से भी हम उन्हें देख सकते हैं। जब सैंड या सॉइल को वाटर में डालते हो तब आपको आंखों से ही नजर आते हैं पार्टिकल्स सैंड के या सॉइल के, राइट। तो यानी कि उनका साइज तो बिग इनफ है, लार्ज इनफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कर पाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन, सस्पेंशन के पार्टिकल्स। जब हम आते हैं कोलॉइड पे, तो इसके पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं हैं कि वो हमें नेक्ड आइज से दिख पाए, राइट। इसके पार्टिकल्स इतने बड़े तो नहीं हैं कि वो हमें नेक्ड आइज से विजिबल हो, लेकिन पर वो इतने छोटे भी नहीं हैं जितने सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, राइट। तो इसी वजह से जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो भी करते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट दिखाने की, तो सॉल्यूशन क्या करता है, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। पर सस्पेंशन और कोलॉइड जो हैं, सस्पेंशन कोलॉइड दोनों ही क्या दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि दोनों के ही पार्टिकल्स यानी कि क्या है, सस्पेंशन और कोलॉइड, सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों के पार्टिकल्स ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर पाते हैं। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब देखिए, ये सब हमने क्या पढ़ा बच्चे, कि प्योर सब्सटेंस अगर नहीं है, राइट, अगर प्योर सब्सटेंस नहीं है, इम्प्योर है, तो वो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाता है। और जो वो मिक्सचर है वो आखिर बना कैसे है, सोचिए जरा, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर कैसे बना, जिसे हम कहते हैं ना सॉल्यूशन, जो एक तरीके का क्या है,
होमोजीनियस मिक्सचर है। ये होमोजीनियस मिक्सचर बना कैसे? दो तरीके के प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके बना, राइट? वो क्या थे? सॉल्ट था मैम और साथ में वाटर था, उन्हें हमने मिक्स किया तो होमोजीनियस मिक्सचर बना, जो कहलाता है क्या? सॉल्यूशन, राइट? अब वो तो मिक्सचर बन गया दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर। अब अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर है, राइट, तो हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसी कोई टेक्निक, कोई तरीका मिल जाए जिससे हम इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर पाएं। अब अलग करना ही क्यों है? क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अलग करना ही क्यों है, एक साथ ही रहने देते हैं। अलग इसलिए करना है, सेपरेट इसलिए करना है ताकि हम उन्हें अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें, राइट? तो इसके लिए क्या आएंगी? हमारी सेपरेशन टेक्निक्स आएंगी डिफरेंट। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक सीखी हमने लास्ट लेक्चर में। पहली क्या थी बच्चे? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कब यूज होती है? जब कोई पार्टिकल्स जो है वो आपके फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा सस्पेंशन होता है तब हम क्या करते हैं? फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले कोलॉइड का एक एग्जाम्पल जो कि है मिल्क, अगर मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है तो वो फिल्ट्रेशन से तो नहीं हो पाएगी, राइट? तो वहां हम क्या यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को यूज करते हैं। देन सेपरेटिंग फनल। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर प्रेजेंट हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते वो लिक्विड्स। अगर इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है तब हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल टेक्निक। देन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कब यूज करते हैं? जब हमें डिफरेंट करनी होती हैं क्या? कलर्स को डिफरेंट करना होता है एक डाई में से, तब हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ऐसे ही सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की टेक्निक कब यूज होगी? अगर आपके पास क्या है? एक मिक्सचर है जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो ऐसा है जो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर नहीं जाएगा। सब्लिमेशन का क्या मतलब था? चैप्टर 1 में पढ़कर आए हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होगा? गैस में। क्या होता है सब्लिमेशन में? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, राइट? तो ऐसा सब्लिमेशन में होता है। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो वॉलेटाइल है, मतलब सब्लिमेबल है, जो सब्लिमेशन दिखाता है, पर दूसरा कंपोनेंट ऐसा है जो नॉन वॉलेटाइल, नॉन सब्लिमेबल है, तो उस केस में हम सब्लिमेशन की प्रोसेस से उन्हें सेपरेट कंपोनेंट्स कर सकते हैं। देन आते हैं डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन के अंदर क्या ये प्रोसेस यूज की जाती है? डिस्टिलेशन में क्या है? डिस्टिलेशन हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास एक मिक्सचर हो जिसके अंदर दो मिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, ये सब तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। अब देखते हैं आज क्या डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस पढ़नी है। डिस्टिलेशन पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देन क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस, टेक्निक। कब यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन?
ये देखेंगे, राइट। तो देखते हैं, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स। जिस तरीके से हमारी जो कौन सी प्रोसेस है जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी हमने, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किस लिए यूज की थी? टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर जिसके अंदर क्या थे? 2 मिसिबल लिक्विड्स थे, ऐसे लिक्विड्स थे जो आपस में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे ही बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी हम कहाँ यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी वहीं यूज करेंगे जब आपके पास हो मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर। किसका? मिसिबल लिक्विड्स मिक्सचर हो, यानी कि 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, राइट। कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? 2 या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो सभी लिक्विड्स कैसे होने चाहिए? मिसिबल लिक्विड्स होने चाहिए, आपस में घुलने वाले लिक्विड्स होने चाहिए। फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। जिनके लिए डिफरेंस जो है, देखो 2 और मिसिबल, 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स का आपने मिक्सचर बनाया है, तो क्या होगा? जो ये सभी लिक्विड्स होंगे जिनको आपने एक साथ मिलाकर एक मिक्सचर बना दिया, राइट। इन सभी का क्या होगा? इन सभी लिक्विड का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पर जाकर ये लिक्विड से वेपर्स बनाते होंगे, गैस में कन्वर्ट होते होंगे, राइट। तो इन सभी का एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब क्या कह रहे हैं कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कब यूज करेंगे? जब जिन लिक्विड से आपने मिक्सचर बनाया उन सभी के बीच में डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। जिन दो लिक्विड से मिलकर मिक्सचर बना है जिसे हमें सेपरेट अलग अलग करना है, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? लेस देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से कम होना चाहिए, तब हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एग्जाम्पल फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है, एयर में से अगर हमें डिफरेंट गैसेस अलग करनी है तब भी हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शन, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser। जब हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस देखी तो उसके अंदर भी हमने एक apparatus देखा था जो डिस्टिलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए कैसा होता है apparatus। देखिए, जब डिस्टिलेशन किया था वहां पर डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज हुआ था, किया था मैम, और साथ में ये कंडेंसर भी यूज किया था। पर अलग चीज क्या है? ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये नहीं था। कहां पर? जब हम डिस्टिलेशन apparatus पढ़ा था उस समय ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वहां पर नहीं आया था, ये इसके अंदर एडिशनल एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से आपकी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से आप उन्हें डिफरेंट फ्रैक्शंस में ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? एयर में से यानी कि जो हवा है उसमें से हम डिफरेंट गैसेस कैसे ऑब्टेन करेंगे? एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर क्या है बच्चे, हवा क्या है, हम जानते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। इसको कैसे सेपरेट करेंगे डिफरेंट गैसेस को हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के। द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। ये जो डायग्राम है ये हमें बताता है कि हमें किस तरीके से डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हम सेपरेट कर सकें कंपोनेंट्स ऑफ एयर को। एयर है सबसे पहले, क्या करना है अब उसके बाद, यहाँ पे हमें देखना है कि अगर एयर के अंदर से हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करना है, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, जिन्होंने मिलकर एयर बनाई है, राइट। एयर क्या है हमारा, एक होमोजीनियस मिक्सचर है अलग अलग तरीके की बहुत सारी डिफरेंट गैसेस का। अब हमें उन गैसेस को अलग करना है एयर के मिक्सचर में से। तो उसके स्टेप्स देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या करना होगा। एयर ली हमने, फिर क्या करेंगे, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हम चैप्टर 1 में पढ़कर आए थे क्या, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ा था हमने, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। दो तरीके से हो सकता है, कैसे, प्रेशर को चेंज करके या फिर टेम्परेचर को चेंज करके, दो ही तरीके थे हमारे पास, राइट। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तब उस केस में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, पास आएंगे, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उन पार्टिकल्स के बीच में, इससे क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, एयर गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उससे जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं गैसियस स्टेट में, वो सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, नजदीक आएंगे, जिससे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, राइट। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से उनका स्टेट कन्वर्ट होगा गैस से लिक्विड में, ठीक है। उसी के साथ में क्या, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से भी होता है। कैसे, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं मतलब आप क्या कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो। जब आप कूलिंग करेंगे तब क्या होगा, जो तेजी से गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं हाई स्पीड से, उनकी वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और उससे भी क्या होगा, आपका जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो ऐसे हमें क्या करना है, गैसियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग प्रेशर एक ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन क्या है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या किया हमने, एयर लेके उसे कंप्रेस किया मतलब प्रेशर इंक्रीज किया, और कूल किया मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया, और वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड एयर में। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फिर उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर थोड़ी देर के लिए वार्म अप होने के लिए छोड़ दीजिए। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग गैस अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग हाइट्स पे सेपरेट आउट हो जाती हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का -183, परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है एयर में, बाय वॉल्यूम 20.9%, आर्गन -186, नाइट्रोजन -196,
परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम फॉर आर्गन कितना है 0.9 एंड फॉर नाइट्रोजन कितना है 78.1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी वॉन्ट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमें क्या चाहिए, जो एयर है उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस मिल जाए, सिर्फ ऑक्सीजन गैस हमें चाहिए निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए एयर में से, तो बाकी की जितनी गैसेस प्रेजेंट हैं उन्हें हमें सेपरेट करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature, right? ये हमने अभी पहले ही पढ़ा, इससे पहली स्लाइड पे। क्या करेंगे, एयर को प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे, जिससे कि एयर किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड एयर में। उसके बाद क्या करना है, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर इसे थोड़ी देर के लिए वार्म अप करने के लिए छोड़ना है, where gases get separated at different heights depending upon their boiling point। अपने अपने boiling point के हिसाब से gases जो हैं different components में अलग अलग हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले क्या किया, फिल्टर लगाया है। फिल्टर क्यों, ताकि जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो बाहर ही रह जाए, वो अंदर एंटर कॉलम के ना कर पाए। हमें सिर्फ प्योर एयर ही सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो क्या किया, फिल्टर लगा के एयर इन की पहले, फिर हमने एयर को अंडर प्रेशर किया, प्रेशर बनाया ताकि क्या हो, पार्टिकल्स पास पास आ जाएं। पार्टिकल्स पास आ गए, ठीक है, पहले प्रेशर बढ़ा दिया। फिर क्या किया, जो एयर थी उसे हमने फ्रीजिंग कोल्ड वाटर की ये ट्यूब है, और यहाँ से इसके बाहर हमने इस कॉलम के अंदर अपनी एयर पास की, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, उसे कूल कर रहे हैं। अब क्या हुआ, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन गई। ये कहाँ जाएगी, ये गई सेपरेटर के अंदर। उस सेपरेटर में से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ड्राई आइस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट आउट हो जाएगी, ये बाहर निकल गई। बाकी जो लिक्विड एयर बचा वो पहले एक्सपेंशन जेट के अंदर जाएगा, फिर वो गया कहाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जहां पर जाकर अलग अलग कंपोनेंट्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सेपरेट आउट हो जाएंगे, और हमें एंड में मिल जाएगी क्या, लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही चाहिए था हमें। हम क्या चाहते थे कि जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को हम सेपरेट आउट कर ले, अलग से निकाल ले। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तो कौन सी टेक्निक देखी हमने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर प्योर कॉपर सल्फेट है, साथ में इम्प्यूरिटीज भी है, यानी कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर से आपको प्योर कॉपर सल्फेट बनाना है, तो क्या करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में हमने क्या किया, थोड़े से अमाउंट में इम्प्योर सैंपल लिया। किसका, जिस इम्प्योर सैंपल के अंदर हमारा कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है वो लिया। डिसॉल्व्ड इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम, जितना कम हो सके उतने मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में हमें उसे डिसॉल्व करना है, घोलना है। फिल्टर द इम्प्यूरिटीज आउट, फिर सबसे पहले क्या करना है, फिल्टर कर देना है। और फिल्टर करने से क्या होगा, देखिए,
जो ये मिक्सचर है बच्चे, जो ये मिक्सचर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इम्प्योर सैंपल, उसके अंदर क्या है, एक तो कॉपर सल्फेट है जो कि प्योर है, राइट, और दूसरा है क्या, इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इनसॉल्यूबल होंगी, किसमें, वाटर में। जब आपने वाटर में उस इम्प्योर सैंपल को डिसॉल्व किया तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, ये तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो घुल जाएगा, लेकिन नीचे क्या बच जाएंगी, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। अब हमें क्या करना है, फिल्टर पेपर लेके उससे फिल्टर कर लेना है। तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या सेपरेट हो जाएंगी, इम्प्यूरिटीज आ जाएंगी, और जो नीचे है, नीचे मतलब कि पानी के अंदर जो डिसॉल्व है वहां कॉपर सल्फेट चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इम्प्यूरिटीज कहाँ निकल गई हमारी, वहां जो कि डिसॉल्व हो गई, कहाँ, कॉपर सल्फेट प्योर तो डिसॉल्व हो गया वाटर में, और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज अलग हो गई। Evaporate water from copper sulfate solution so to get a saturated solution। अब क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे और वाटर को इवेपोरेट करेंगे। Cover the solution with filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day। फिर क्या करना है, जब आपने इवेपोरेशन करी उसके बाद आपको इससे कवर करके रख देना है फिल्टर पेपर के साथ अनडिस्टर्ब, एक दिन के लिए। You will obtain the crystal of copper sulfate in the china dish। तो जब आप एक दिन बाद आएंगे आपको क्या दिखेगा कि इस चाइना डिश के अंदर क्रिस्टल्स, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए, किसके, कॉपर सल्फेट के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम क्या करते हैं, एक इम्प्योर सॉल्वेंट, एक इम्प्योर सब्सटेंस सैंपल से क्या करना है, हमें प्योर कॉपर सल्फेट बनाना था, उसे बनाने के लिए हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की। पहले पानी लिया, इम्प्योर सॉल्वेंट डाला उसके अंदर, इम्प्योर सब्सटेंस। जब पानी में इम्प्योर सब्सटेंस गया तो डिसॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज थी जो नीचे बच गई, तो उसे अलग करने के लिए हमने क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उस सैंपल को इवेपोरेट कर दिया। इवेपोरेशन के बाद हमने उसे कवर करके रखा फॉर अ डे, ताकि जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो सके, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो सके। और फिर हमें क्या मिल गया आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, जो कैसे होते हैं, ब्लू कलर के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक कहाँ यूज कर रहे हैं, सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए। प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए था, कहाँ से, इम्प्योर सॉल्वेंट में से, राइट। इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर सल्फेट पाने के लिए हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट। जो हमें नमक पानी से मिलता है, सी वाटर से मिलता है, उसके अंदर भी क्या हो सकती हैं, कई तरीके की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। उसमें से भी सी वाटर से जो हमें सॉल्ट मिला है वो एक इम्प्योर फॉर्म में है, उसमें से प्योर सॉल्ट निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। Crystallization is a process that separate a pure solid in the form of its crystals from a solution। Crystallization process के अंदर क्या हुआ, सेपरेट हुए प्योर सॉलिड
प्योर सॉलिड कहाँ से सेपरेट हुआ? इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सोल्यूशन, राइट। एक सोल्यूशन के अंदर से हमने प्योर सॉल्यूट निकाला, किसका? प्योर सॉलिड किसका? कॉपर सल्फेट का। और वो किस फॉर्म में निकला? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, राइट। तो वो क्या हो गया हमारा? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। अब ये कह रहे हैं, हमने एक इवेपोरेशन की टेक्निक भी पढ़ी थी, राइट, स्टार्टिंग में ही पढ़ा। तो ये कह रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक जो है वो बेटर है, ज्यादा अच्छी है। कौन सी टेक्निक से? इवेपोरेशन की टेक्निक से। तो ऐसा क्यों है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, राइट। हम क्या करते थे इवेपोरेशन में ना, सॉल्यूशन लेके नीचे से हीट करके सारा सॉल्वेंट उड़ा के एंड में प्योर सैंपल हमारे पास बच जाता था, ठीक है। बट इस केस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसे हीट करते हैं और उसे एज इट इज वाटर के अंदर छोड़ते हैं ताकि क्रिस्टल्स बन जाए, फिर हम उसे फिल्टर आउट कर ले। तो यहाँ क्या है कि जब आप पूरी तरीके से हीट कर रहे हो, मतलब इवेपोरेशन में हमने कितना हीट करना है ताकि सारा का सारा सॉल्वेंट या अगर वाटर है वो पूरा इवेपोरेट हो जाए, पूरा उड़ जाए, तब वो क्या करते हैं हम? हीटिंग टू ड्राइनेस, हम उसे ड्राई होने तक हीट करते हैं इवेपोरेशन में। तो ऐसा करने से क्या हो सकता है, कोई सॉलिड ऐसा भी हो सकता है जो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, ऐसा कोई सॉल्ट हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर इन वाटर है, अगर शुगर इन वाटर है और आप इवेपोरेशन कराते हैं, जब सारा पानी उड़ जाएगा शुगर एंड में बचेगी, तो ये हो सकता है कि वो शुगर क्या हो जाए? चार्ड हो जाए, वो क्या होगी? जल जाएगी वो शुगर, राइट। तो अगर आप इवेपोरेशन का मेथड अपनाएंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो सॉलिड जो आपको चाहिए था प्योर फॉर्म में वो डिकम्पोज हो सकता है, पर क्रिस्टलाइजेशन के मेथड में ऐसा नहीं है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बेटर है इवेपोरेशन से। Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminates the solid. अगर कुछ impurities जो हैं वो solution में dissolve रह जाती हैं तो वो क्या करेंगी? evaporation के बाद भी आपके sample को contaminate करेंगी, अभी भी pure नहीं बनेगा। इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन बेटर है। एप्लीकेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन की? प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। हमने अभी ऊपर पढ़ा क्या कि जो सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है वो भी प्योर सॉलिड नहीं है, तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या कराते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एलम जो कि हम घर पे किस नाम से जानते हैं? फिटकरी। उसके सेपरेट आउट करने के लिए क्रिस्टल इम्प्योर सैंपल से हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हमने क्या देख लिया? हम ये पढ़कर आ गए कि कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमारे आसपास एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते रहते हैं, तो हमें देखना क्या है कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो फिजिकल चेंज होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस देखिए, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point are physical properties। क्या कह रहे हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो आप
ऑब्जर्व कर सकते हो, जो आप देखने से बता सकते हो, जैसे कि किसी सब्सटेंस का कलर क्या है, क्या वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है, उसकी डेंसिटी हो गई, फ्लूइडिटी हो गई, फ्लो करता है या नहीं, रिजिडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। ये सब हम पता लगाते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिखता है हमें। तो ये सभी चेंजेस क्या कहलाएंगे, ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो ऑब्जर्वेबल है, जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज। अगर हम स्टेट चेंज करते हैं किसी मैटर की, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, या फिर लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज दीज चेंजेस अकर without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। क्योंकि इस चेंज के अंदर, यानी कि जब आपने इंटर कन्वर्जन किया फिजिकल स्टेट का, उसके अंदर किसी तरीके की आपने कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं किया, सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन सेम है, और नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, केमिकली कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर जो है आइस के रूप में आपके पास है, वो मेल्ट होगा, मेल्ट होके किस में बन जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया H2O। फिर आपने उसे हीट कर दिया, हीट करने से आपने उसके वेपर्स यानी कि स्टीम बना दी। अब देखिए, क्या आइस, वाटर और स्टीम दोनों के अंदर आप सेम फॉर्मूला यूज नहीं करते, करते हो H2O, तीनों में मैम वो वाटर ही है, H2O ही है, बस क्या बदल रहा है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस बदल रही है, लेकिन उसके अंदर केमिकली तो कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। जब भी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होगा तो आप कहेंगे वो एक फिजिकल चेंज है। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same। ice, water और water vapor अलग तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, है ना। आइस ठंडी लगती है, वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल लगता है, जबकि स्टीम जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है वेपर्स। पर केमिकली जो है क्या है, सेम है, केमिकली एक जैसे बने हैं, एक जैसे पार्टिकल्स हैं उनके अंदर, राइट। तो इसीलिए वो क्या है, फिजिकल चेंज है, अगर आप इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट कराते हैं। तो आप बोल सकते हैं क्या, फिजिकल चेंज कब आएगा, जब भी क्या होगा, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। जैसे कि मेल्टिंग, अगर कोई चीज पिघल रही है, बर्फ ही पिघल रही है, तो मेल्टिंग क्या है, एक फिजिकल चेंज है जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। श्रेडिंग, पेपर लिया और उसको श्रेड कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, क्या हुआ, उस पेपर का साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई, लेकिन है तो अभी भी पेपर, केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है। बॉइलिंग, पानी को उबाल दिया और उसे लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, पर केमिकली क्या है, केमिकली तो अभी भी सेम है, H2O ही है। चॉपिंग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को हमने काटा,
लेकिन कटने के बाद भी वो सभी जो पीसेस हैं एक जैसा ही टेस्ट करते हैं, एक जैसे ही केमिकल कॉम्पोजिशन रखते हैं। तो चॉपिंग भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल चेंजेस को। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। ऑयल और कुकिंग ऑयल और वाटर, पानी और ऑयल देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों की क्या है, अलग अलग होती है। दे डिफर इन ऑर्डर, स्मेल अलग है, फ्लेमेबिलिटी भी अलग है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर whereas water extinguishes fire. It is this chemical property of oil that makes it different from water. Burning is a chemical change. Burning क्या है, chemical change है। Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get a new substances. A chemical change is also called केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज कब आएगा, केमिकल चेंज तब आएगा जब एक केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कब होगा, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और कुछ नए न्यू सब्सटेंसेस बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, न्यू केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तब क्या होगा, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। राइट, किससे, जो आपने पहले सब्सटेंस लिए थे उनसे। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज, केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गई, इसीलिए केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कंबशन क्या है, एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। रोटिंग, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का सड़ जाना, खराब होना एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन की प्रोसेस, जो हम फूड खाते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी थ्रू डाइजेशन प्रोसेस, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो इसी के साथ हमने अपना पूरा चैप्टर, कौन सा, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट चाहिए तो आप जाएंगे स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से PDF फॉर्म में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।